Hello, dear student. I am Vijay Kumar and student of श्री कृष्णा मेडिकल कॉलेज मुजफ्फरपुर बिहार। दोस्तों, आज के इस लेक्चर के माध्यम से मैं आप सभी को सम बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री जो एनसीईआरटी का पहला चैप्टर है और बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट चैप्टर है, क्योंकि इस चैप्टर का रिलेशन लगभग एनसीईआरटी में जितने भी चैप्टर हैं सभी से प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से है। तो इस चैप्टर को बहुत इंपॉर्टेंट ढंग से समझने का प्रयास करेंगे। इस पार्टिकुलर लेक्चर के माध्यम से आपको क्या क्या मिलेगा, एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन करेंगे, दूसरा देखेंगे सॉल्व्ड एग्जाम्पल को देखेंगे और तीसरा में एनसीईआरटी मैप देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वन बाय वन करके क्लास को। रोल्ड हॉफमैन नामक साइंटिस्ट ने केमिस्ट्री को परिभाषित किया था। इस डिफिनेशन को देख लीजिएगा, ये उतना इंपॉर्टेंट डिफिनेशन नहीं है। पहला सब टॉपिक है डेवलपमेंट ऑफ केमिस्ट्री, मतलब केमिस्ट्री का कैसे डेवलपमेंट हुई थी उसके बारे में यहाँ पे दिया गया है, तो इसको भी आप एक बार देख लेंगे और आगे बढ़ेंगे। कोई खास इंपॉर्टेंट लाइन इसमें नहीं दी गई है जहाँ से नीट में सवाल पूछा जा सकता है। फिर देखिए इम्पोर्टेंट ऑफ केमिस्ट्री नामक टॉपिक है, इसमें देखेंगे केमिस्ट्री का इम्पोर्टेंट। केमिस्ट्री कंट्रीब्यूट इन ए बिग वे टू नेशन इकोनॉमी। नेशन के इकोनॉमी को बढ़ाने में केमिस्ट्री का बहुत बड़ी योगदान है। इट आल्सो प्ले एन इम्पोर्टेंट रोल इन मीटिंग ह्यूमन नीड फॉर फूड, हेल्थ प्रोडक्ट एंड अदर मटेरियल एम टू प्रोवाइडिंग द क्वालिटी ऑफ लाइफ। ये सब ह्यूमन के लाइफ में क्वालिटी ऐड करने में केमिस्ट्री की बहुत बड़ी भूमिका है। चाहे हेल्थ केयर प्रोडक्ट, जितने भी मेडिसिन का यूज करते हैं सभी में केमिस्ट्री का यूज होता है। हम लोग जो भोजन खाना बनाते हैं उसमें भी केमिकल सब्सटेंस का यूज होती है। आइसोलेशन ऑफ लाइफ सेविंग ड्रग्स, ढेर सारे ऐसे लाइफ सेविंग ड्रग्स का आइसोलेशन किया गया। जैसे क्या कुछ ड्रग्स में है सिस्प्लाटिन एंड टेक्सोल आर विच आर इफेक्टिव इन कैंसर थेरेपी। बहुत इंपॉर्टेंट है। कैंसर थेरेपी में सिस्प्लाटिन एंड टेक्सोल का यूज किया गया। द ड्रग्स AZT एजिडोथाइमिडीन इज यूज टू हेल्पिंग एड्स पेशेंट। एड्स पेशेंट को, अर्थात एड्स जिस पेशेंट को हो जाती है उसको, उसमें हम लोग किस ड्रग्स का यूज करते हैं, तो AZT एजिडोथाइमिडीन ड्रग्स का हम लोग यूज करेंगे। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद है इसका साइड इफेक्ट देखेंगे। इन रिसेंट ईयर केमिस्ट्री हैज़ हेल्प इन द ड्यूरिंग विथ सम ऑफ द प्रेसिंग एस्पेक्ट ऑफ इन्वायरमेंट डिग्रेडिंग विथ एयर डिग्री ऑफ शॉर्ट्स, सेफर अल्टरनेटिव टू environmental hazardous refrigerator like CFCs, chlorofluorocarbon, responsible for ozone depletion in एटमॉस्फेयर। मोस्ट इम्पोर्टेंट है, रेफ्रिजरेटर से जो गैस निकलती है, कौन सा गैस, तो CFCs, जिसको क्लोरोफ्लोरोकार्बन भी कहेंगे। ये किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है, तो एटमॉस्फेयर स्टेट्रो एस्फीयर अर्थात एटमॉस्फेयर में ओजोन का डिप्लेशन के लिए ये क्या है, बहुत ही ज़्यादा उत्तरदायी है। तो ये इंपॉर्टेंट है, इसको आप याद रखेंगे। ये पैराग्राफ बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखेंगे। ग्रीन हाउस गैस में पूछेगा कौन कौन है, बताएंगे मीथेन है, कार्बन डाइऑक्साइड है और भी ढेर सारा गैस। ये सारा देखिए, रिलेटिव अंडर कंट्रीब्यूशन ऑफ वेरियस ग्रीन हाउस गैस टू टोटल ग्लोबल वार्मिंग। पूरे ग्लोबल वार्मिंग में किस किस ग्रीन हाउस का यूज किया गया, तो सबसे ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड है। उसके बाद क्या है, मीथेन है। उसके बाद क्या है, तो CFCs क्लोरोफ्लोरोकार्बन है और N2O 6%। सबका परसेंटेज भी दिया गया है। तो ग्रीन हाउस गैस यहाँ पे आप एनसीईआरटी में लिख लेंगे। CO2 कार्बन डाइऑक्साइड सबसे ज़्यादा 60%, मीथेन जो है वह 20% है। उससे कम क्या है, CFCl क्लोरोफ्लोरोकार्बन 14% और N2O नाइट्रस ऑक्साइड जो है वो 6% पाया जाएगा। तो ग्रीन हाउस गैस का आप बढ़ते क्रम में इस तरह से लिख लेंगे, घटते क्रम में और बढ़ते क्रम में, इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग ऑर्डर में लिख लेंगे, क्योंकि यहाँ से नीट में सवाल पूछा जा सकता है। फिर आगे का पैराग्राफ चलिए देखते हैं। ये भी पैराग्राफ बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ पे टॉपिक का नाम है नेचर ऑफ मैटर, मतलब हम लोग मैटर का नेचर देखेंगे। तो मैटर किसको कहेंगे, एनीथिंग विच मास
एंड ऑक्यूपाई स्पेस इज कॉल्ड मैटर। अर्थात दुनिया का कोई भी चीज जिसके पास मास हो और जो कुछ स्पेस को, जगह को क्या करे, ऑक्यूपाई करे, उसको हम लोग क्या कहेंगे, मैटर कहेंगे। जिसका बेस्ट एंड बेस्ट एग्जांपल आप जिस फोन से या लैपटॉप से या जिस टैब से इस वीडियो को, इस लेक्चर को अटेंड कर रहे हैं, जो बुक एनसीईआरटी पढ़ रहे हैं, जो पेन से लिख रहे हैं, जो स्टडी टेबल के पास बैठ कर के आप स्टडी कर रहे हैं, जो चेयर है अपने घर में, देखिए कितना सारा चीज़ होगा, तो सभी चीज़ क्या है, मैटर है। क्योंकि सभी में क्या होगा, मास होगा और उसके साथ साथ वो जगह को, स्पेस को ऑक्यूपाई करके रखेगी। तो वो सारा एग्जांपल किसका है, मैटर का है। उसके बाद हम लोग देखेंगे स्टेट ऑफ मैटर। तो मैटर कई स्टेट में पाया जाएगा, जिसका मुख्य स्टेट है सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। तो ये जो है डिफरेंट स्टेट ऑफ मैटर एग्जिबिट फ्लोइंग कैरेक्टर। सभी इस मैटर का स्टेट जो है, जैसे सॉलिड, लिक्विड और गैस, सबकी अलग अलग कैरेक्टर है। तो पहला इंपॉर्टेंट कैरेक्टर देखिए सॉलिड का देखेंगे। सॉलिड हैड डिफरेंट वॉल्यूम एंड डेफिनिट शेप। क्लास 9th में पढ़े होंगे काफ़ी डिटेल से, इसलिए उतना डिटेल से हम लोग नहीं देखते हैं। तो यहाँ पे सॉलिड जो होगा, जिसके पास क्या है, डेफिनिट वॉल्यूम एंड डेफिनिट क्या है दोस्त, शेप होगा, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, सॉलिड बोलेंगे। दूसरा देखिए लिक्विड है डेफिनिट वॉल्यूम। लिक्विड के पास कैसा वॉल्यूम होगा, तो डेफिनिट वॉल्यूम होगा, बट डू नॉट हैव डेफिनिट शेप। लेकिन इसके पास कोई डेफिनिट शेप नहीं है। दे टेक द शेप ऑफ द कंटेनर इन विच दे आर प्लेस्ड। ये जिस कंटेनर में इसको रख देंगे उसी का शेप ये धारण कर लेगी, इसलिए इसका कोई डेफिनिट शेप नहीं है लिक्विड। फॉर एग्जांपल देख लीजिए, एक लोटा लीजिए, एक ग्लास लीजिए, और दोनों में एक एक गिलास पानी रख दीजिए। लोटा में भी रखिएगा, ग्लास में भी रखिएगा। तो लोटा में रखिएगा तो लोटा के शेप में वो आ जाएगी, और ग्लास में रखिएगा तो ग्लास के शेप में आ जाएगी। तो इसलिए कहा जाता है कि इसका कोई भी डेफिनिट शेप नहीं होगा, उसको जिस कंटेनर में रखेंगे उसी के जैसा ये रूप धारण कर लेगी। लेकिन सॉलिड में ऐसा नहीं होता है। सॉलिड मान लीजिए बुक ही है, बुक को आप बेंच पे रखेंगे, टेबल पे रखिए, कुर्सी पे रखिए, स्टडी टेबल पे रखिए, कहीं भी रख दीजिए, वो जैसा बुक है वैसा ही रहेगा, अपने आप उसके शेप एंड साइज में चेंजिंग नहीं होगा। तो ये दोनों इंपॉर्टेंट देख लिए। गैस के प्रॉपर्टीज को देखिए, गैस हैव नाइदर डेफिनिट वॉल्यूम नॉट डेफिनिट शेप। गैस के पास ना ही डेफिनिट वॉल्यूम होता है और ना ही डेफिनिट इसमें शेप होगा। अर्थात दे कंप्लीटली ऑक्यूपाई इन स्पेस इन द कंटेनर इन विच दे आर प्लेस्ड। जिस कंटेनर में हम लोग गैस को रख देंगे वो उस कंटेनर को पूरी तरह से ऑक्यूपाई कर लेगी, पूरी तरह से फुलफिल कर देगी, चाहे वो कम मात्रा में हो या ज़्यादा मात्रा में। जैसे गैस सिलेंडर देखिए, गैस लीजिए, उसी गैस को आप साइकिल के या बस के, ट्रक के, कोई भी उसका ट्यूब है उसमें भर दीजिए, तो गैस जो पूरा वो जो ट्यूब होती है पूरा में भर जाती है। ये एक एग्जांपल हुआ। दूसरा एग्जांपल गैस सिलेंडर लीजिए, गुब्बारा का ले लीजिए, तो देखिएगा गुब्बारा में आप जब गैस भरेंगे तो पूरा जो स्पेस होगा उसको वो ऑक्यूपाई कर लेगी, इसलिए कहा गया कि ये कंप्लीटली क्या करेगी, ऑक्यूपाई करेगी। उसके बाद ये टेम्परेचर बढ़ने के कारण these 3 स्टेट ऑफ मैटर आर इंटर कन्वर्टेबल। ये 3 स्टेट मैटर का जो है वो इंटर कन्वर्टेबल है, मतलब एक दूसरे में कन्वर्ट कर जाती हैं। अभी ठंडा का मौसम है, ठंडा का मौसम में सब्जी, मछली का सब्जी आप जब बनाइएगा घर में, थोड़ा उसमें ग्रेवी डलवा दीजिएगा ज़्यादा, तो देखिएगा कि रात भर उसको छोड़ दीजिएगा तो मॉर्निंग में वो उसमें थक्का, मतलब जम जाती है वो ग्रेवी, और खाने में बहुत मज़ा आता है। तो सॉलिड जो होगा उसको जब हीट देंगे हम लोग, बर्फ़ का बेहतरीन एग्जांपल देख लीजिए, हम लोग फ्रीज में जब पानी को रख देते हैं तो वो बर्फ़ बन जाती है, लेकिन उसको जैसे ही हीट दीजिएगा तो पिघल करके लिक्विड बन जाएगी। और फिर उस लिक्विड को, मतलब उसको तावा पे चढ़ा दीजिए या गैस ये कुकर में दे करके गैस सिलेंडर पर चढ़ा दीजिए, जब उसमें और हीट दीजिएगा तो गैस बन के वो उड़ जाएगी। लेकिन उसी गैस को फिर से क्या कर दीजिए, ठंडा कीजिए, तो फिर से लिक्विड में चेंज हो जाएगा, और उसी लिक्विड को फिर से ठंडा कीजिए तो सॉलिड में चेंज होगा। तो कहा जाता है कि ये एक दूसरे में क्या होता है, इंटर कन्वर्टेबल होता है। सॉलिड को जब हम लोग हीट देंगे तो लिक्विड बन जाएगा, फिर लिक्विड को हीट देंगे तो गैस बन जाएगी, फिर गैस को हम लोग क्या करेंगे, कूल करेंगे, ठंडा करेंगे, तो गैस किस में चेंज हो जाएगी, लिक्विड में, और फिर लिक्विड किस में दोस्त, तो सॉलिड में चेंज हो जाएगा। उम्मीद करते हैं ये सारा पॉइंट आपको समझ में आ गया होगा। आगे का इंपॉर्टेंट ला देखिए, क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर, अर्थात मैटर को हम लोग क्लासिफाइड करेंगे। इसमें हम लोग देखेंगे प्योर सब्सटेंस, मिक्सचर और प्योर सब्सटेंस में हम लोग मैटर को क्या किए हैं, तो
क्लासीफाई करेंगे मिक्सचर में या प्योर सब्सटेंस। तो पहले देखेंगे प्योर सब्सटेंस क्या होगा। प्योर सब्सटेंस कहेंगे किसको, देखिए when all constituent particle of substance are same in chemical nature it said to be pure substance। a mixture contain many type of particles। बहुत इंपॉर्टेंट है प्योर सब्सटेंस का मतलब क्या, वे सभी कंस्टिट्यूट पार्टिकल, किसी भी सब्सटेंस का वे सभी कंस्टिट्यूट पार्टिकल्स जो सेम प्रकार के सब्सटेंस से मिलकर के जिसका केमिकल नेचर क्या होगा, सेम होगा। फॉर एग्जांपल देख लीजिए, पानी ले लीजिए, उसमें चीनी डाल दीजिए और उसको घोल करके पूर्ण रूप से घोल दीजिए और शरबत बना लीजिए। उसको कहीं से निकाल करके पीजिएगा तो मिठाई लगेगा क्या, कहीं नमकीन लगेगा, नहीं। अगर उसमें चीनी डालेंगे तो सिर्फ और सिर्फ मीठा लगेगा, तो वो प्योर सब्सटेंस होगी। मतलब जिसका केमिकल नेचर प्रत्येक पार्टिकल्स के प्रत्येक पार्ट का ऊपर से नीचे से अगल से बगल से किधर से भी आप उसका टेस्ट लेंगे तो केमिकल नेचर क्या होगा, अगर सेम होगा तो इस प्रकार के सब्सटेंस को क्या बोलेंगे, प्योर सब्सटेंस बोलेंगे। प्योर सब्सटेंस को फिर मिक्सचर को दो पार्ट्स में बांटा गया, होमोजेनियस मिक्सचर और हेट्रोजेनियस मिक्सचर। होमोजेनियस मिक्सचर जिसका सभी पार्टिकल्स सभी कॉन्स्टिट्यूट पार्टिकल्स क्या होगा, सेम प्रकार के होगा तो उसको होमोजेनियस बोलेंगे। और हेट्रोजेनियस जिसमें क्या होगा, अलग अलग होगा। होमोजेनियस का एग्जांपल शरबत देखिए, हेट्रोजेनियस का एग्जांपल देखिएगा जब पानी में बालू मिला दिए, जब पानी में बालू मिला दीजिए, कुछ देर के लिए घुमा दीजिए तो बालू घूमते रहेगी, लेकिन कुछ देर उसको छोड़ दीजिए तो क्या होगा, बालू जो होगा वो नीचे जम जाएगी और पानी ऊपर ही रह जाएगा। तो वो जो एग्जाम्पल है वो किसका एग्जाम्पल होगा, हेट्रोजेनियस मिक्सचर का एग्जाम्पल होगा। उम्मीद करते हैं ये लाइन भी समझ में आ गया होगा। देखिए मोस्ट इंपोर्टेंट लाइन यहाँ पे दिया गया है, हेट्रोजेनियस मिक्सचर का एग्जाम्पल। शुगर सोल्यूशन एंड एयर आर एग्जाम्पल ऑफ होमोजेनियस मिक्सचर। मतलब शुगर का सोल्यूशन और एयर देखिएगा, अभी शुगर सोल्यूशन का मतलब शरबत हुआ जिसको हम लोग जनरली पीते हैं, तो शरबत किसका एग्जाम्पल होगा, तो होमोजेनियस मिक्सचर का एग्जाम्पल होगा, क्योंकि इसका कंस्टिट्यूट पार्टिकल कहीं से निकालिए तो सबका क्या होगा, केमिकल प्रॉपर्टी सेम होगा। एयर में भी देखिएगा वो भी होमोजेनियस मिक्सचर का ही एग्जाम्पल है, जिसको बैलून में हम लोग बैलून में टायर के ट्यूब में, साइकिल के ट्यूब में, मोटरसाइकिल के ट्यूब में, सब में क्या होता है, गैस भर देते हैं। हेट्रोजेनियस का एग्जाम्पल कौन होगा, तो मिक्सचर ऑफ साल्ट एंड शुगर। जब साल्ट और शुगर को मिक्सचर कर देंगे, फिर ग्रेन एंड पल्स अलोंग विथ सेम डर्ट ऑब्टेन स्टोन पीस। तो ये सब किसका एग्जाम्पल होगा, हेट्रोजेनियस मिक्सचर का एग्जाम्पल होगा। मोस्ट इंपोर्टेंट लाइन है ये, लाइन देखिएगा बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और इस लाइन से क्वेश्चन भी नीट में पूछा जा सकता है। पढ़िए, देखिए मिक्सचर कैन बी सेपरेटेड बाय यूजिंग फिजिकल मेथड। ये मिक्सचर को जो है उसको हम लोग फिजिकल मेथड के द्वारा क्या कर सकते हैं, सेपरेट कर सकते हैं। सच एज सिंपल हैंड पैकिंग, सिंपल हैंड पैकिंग के द्वारा, फिल्ट्रेशन के द्वारा, क्रिस्टलाइजेशन के द्वारा और डिस्टिलेशन मेथड के द्वारा हम लोग मिक्सचर को क्या कर सकते हैं, सेपरेट कर सकते हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद का देखिए ये क्लासिफिकेशन किया गया है एनसीईआरटी में, इसको आप याद रखेंगे। क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर, मैटर को क्लासिफाइड किया गया दो पार्ट में, एक मिक्सचर में और दूसरा प्योर सब्सटेंस में। फिर से मिक्सचर को फर्दर दो पार्ट्स में क्या किया गया, बांटा गया है। पहला होगा होमोजेनियस मिक्सचर और दूसरा होगा हेट्रोजेनियस मिक्सचर। उसके बाद क्या है, प्योर सब्सटेंस को भी फर्दर दो पार्ट्स में बांटा गया है, एलिमेंट में एंड कंपाउंड में। तो ये आप याद रखेंगे और 9th में तो इसके बारे में पढ़े ही होंगे। और ये सारा एनसीईआरटी का इंपॉर्टेंट लाइन है, मार्किंग करते हुए आगे बढ़िएगा। प्योर सब्सटेंस को देख लीजिए, क्या होता है प्योर सब्सटेंस, कंस्टिट्यूट पार्टिकल ऑफ प्योर सब्सटेंस है फिक्स कंपोजिशन। प्योर सब्सटेंस का कंस्टिट्यूट पार्टिकल मतलब जिससे वो मिलकर बना होता है वो फिक्स कंपोजिशन में होता है। फॉर एग्जांपल कॉपर का देख लीजिए, सिल्वर का गोल्ड एंड वाटर एंड ग्लूकोज आर सम एग्जाम्पल ऑफ प्योर सब्सटेंस। प्योर सब्सटेंस का एग्जाम्पल में कौन होगा, तो कॉपर होगा, सिल्वर होगा, गोल्ड होगी, वाटर एंड ग्लूकोज होगा। ग्लूकोज का जो मॉलिक्यूलर फार्मूला ये बहुत इंपॉर्टेंट है, नीट में ऐसा सवाल पूछा जा सकता है और बोर्ड में तो कई बार यहाँ से पूछा जाता है सवाल। ग्लूकोज का मॉलिक्यूलर फार्मूला C6H12O6 होता है और धड़ल्ले से इसका हम लोग यूज करेंगे। फिर आगे देखिए, प्योर सब्सटेंस कैन फर्दर बी क्लासिफाइड इनटू एलिमेंट एंड कंपाउंड। प्योर सब्सटेंस को फिर से हम लोग किस में क्लासिफाइड किए, तो एलिमेंट एंड कंपाउंड में। पार्टिकल ऑफ एन एलिमेंट कंस्टिट्यूट ओनली वन टाइप ऑफ एटम। जो एलिमेंट का पार्टिकल होता है वो एक टाइप के एटम से मिलकर के बना होता है और उस एलिमेंट में जैसे सोडियम हुआ, कॉपर हुआ, सिल्वर हुआ, हाइड्रोजन हुआ,
ऑक्सीजन हुआ, ये सब के बारे में हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, सोडियम, पोटासियम, रुबिडियम, सीजियम, ये सब के बारे में काफ़ी डिटेल से हम लोग आगे पढ़ेंगे। तो उम्मीद करते हैं ये आपको समझ में आ गया होगा। यही देखिए ग्लूकोज का एग्जांपल लेके बताया गया है कि फिक्स कंपोजिशन होगा। ये क्या है, मॉलिक्यूल है और इसमें क्या है, सबका फिक्स कंपोजिशन है। जैसे कार्बन 6 है, उसके बाद कितना भी मात्रा में ले लीजिए, अगर उसका मॉलिक्यूल है ग्लूकोज, चीनी कम मात्रा में लीजिए, 1 बूंद चीनी का लीजिए, या 1 कंटेनर लीजिए, या 1 ट्रक लीजिए, या 1 घर लीजिए, या 1 गोदाम लीजिए, मतलब कितना भी आप चीनी ले लीजिए, उसका मॉलिक्यूलर फार्मूला यही पाएंगे, C6H12 एंड O6 ही होगा। ये क्या होगी, कंपाउंड होगा। उम्मीद करते हैं ये सारा बातें आपको समझ में आ गया होगा। ये देखिए बहुत इंपॉर्टेंट एग्जांपल दिया गया है, एटम ऑफ डिफरेंट एलिमेंट, अलग अलग एलिमेंट के एटम, जैसे हाइड्रोजन का, ऑक्सीजन का, नाइट्रोजन का, कॉपर का एंड सोडियम का। जब 2 एटम आपस में मिलती है तो मॉलिक्यूल का निर्माण कर लेती हैं। यहाँ पे हाइड्रोजन का एक एटम और दूसरा हाइड्रोजन का एटम, और ये दोनों मिल करके और H2 मॉलिक्यूल का निर्माण कर लिया। तो 2 एटम आपस में फर्दर कंबाइंड करके, या 2 से अधिक एटम आपस में कंबाइंड करके किसका निर्माण कर लेती है, तो मॉलिक्यूल का निर्माण कर लेती हैं। जैसे एग्जांपल में देख लीजिए H2 और H2 प्लस में O2, ये दोनों आपस में मिल करके H2O का फॉर्मेशन कर लेती हैं। H2O का क्या कर लेती है, फॉर्मेशन कर लेती हैं। H2O का फॉर्मेशन कर लिया। यहाँ पे देखिए इसको आप बैलेंस समीकरण कर सकते हैं। समीकरण को क्या कर सकते हैं दोस्त, बैलेंस कर सकते हैं। और इसके बारे में बेसिक क्लास में, जैसे 9th में तो बैलेंस समीकरण पढ़े ही थे, 10th में भी पढ़े ही होंगे, और इसमें भी अगर समझ में ना आएगा तो हम आपको आगे बता देंगे, कमेंट में बताइएगा, ठीक है, क्योंकि ये बहुत बेसिक है इसलिए इस पर चर्चा नहीं कर रहे हैं। उम्मीद करते हैं ये सारा पैराग्राफ आपको समझ में आ गया होगा, और इस पैराग्राफ से जो इम्पोर्टेंट लाइन है उसको NCERT में मार्किंग करते हुए आगे बढ़िएगा। इस पूरे पैराग्राफ में कंपाउंड के बारे में काफ़ी डिटेल से दिया गया है। कंपाउंड कहेंगे किसको, तो व्हेन 2 और मोर एटम ऑफ डिफरेंट एलिमेंट, जब 2 या 2 से अधिक एटम डिफरेंट एलिमेंट के कंबाइंड करेगी एक डेफिनिट रेशियो में, तो किसका निर्माण करेगी, कंपाउंड का निर्माण कर लेगा। जैसे वाटर, अमोनिया, NH3, CO2, कार्बन डाइऑक्साइड एंड शुगर C6H12 एंड O6, ये सब क्या है, कंपाउंड है, क्योंकि इसमें जो है वो डिफरेंट 2 और मोर एटम ऑफ डिफरेंट एलिमेंट के 2 या 2 से अधिक एटम एक सिंपल डेफिनिट रेशियो में कंबाइंड करके और किसका फॉर्मेशन कर लेगा, तो कंपाउंड का फॉर्मेशन कर लेगा। जैसे H2O का देख लीजिए, अभी ये देखे थे H2O का, अमोनिया का देख लीजिए H2 एंड N2, ये दोनों जब आपस में कंबाइंड करेगी तो NH3 का निर्माण कर लेगा। ये देखिए अलग अलग एलिमेंट, हाइड्रोजन एलिमेंट और नाइट्रोजन एलिमेंट, इसके अलग अलग एटम, जैसे 2 या 2 से अधिक एटम थे, यहाँ 2 एटम यहाँ 2 एटम आपस में कंबाइंड किया और अमोनिया का निर्माण कर लेगा। तो इस तरह से एग्जाम्पल आपको देखने को मिलेगा। इसका बेस्ट डिफिनेशन देखिए, ये जो डिफिनेशन वाला पार्ट है इस पार्ट को आप याद रखेंगे, क्योंकि यहाँ से नीट में सवाल बन सकता है। ये जो लाइन आप देख लीजिए, ठीक है। देखिए यहाँ से element are present in the compound in a fixed and definite ratio, and this ratio is characterized of particular compound. Element are present in compound. एलिमेंट जो होता है, जो किस में प्रेजेंट है, कंपाउंड में, फिक्स एंड डेफिनिट रेशियो में होता है। फिक्स भी होता है और उसका डेफिनिट रेशियो होता है। जैसे H2O का तो बेहतरीन एग्जांपल आपके NCERT में ही दिया गया है। एक हाइड्रोजन का एटम और दूसरा हाइड्रोजन का एटम ऑक्सीजन के एटम से ये दोनों मिल करके और किसका, H2O का निर्माण कर लेगा। यहाँ CO2 कार्बन डाइऑक्साइड मॉलिक्यूल का, तो यहाँ पे ऑक्सीजन और ये ऑक्सीजन, ये दोनों मिल किससे कंबाइन किया, तो कार्बन से, और किसका निर्माण कर लिया, तो कार्बन डाइऑक्साइड का निर्माण कर लिया। ये पूरा भाषा में यहाँ पे दिया गया है। तो उम्मीद करते हैं ये लाइन भी समझ में आ गया होगा। आगे का इम्पोर्टेंट लाइन देखिए, ये बहुत इम्पोर्टेंट है, प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर एंड देयर मेजरमेंट। हम लोग मैटर का प्रॉपर्टी देखेंगे और उसका मेजरमेंट कैसे करेंगे वो देखेंगे। तो पहला सब टॉपिक है फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज। देखिए फिजिकल प्रॉपर्टीज में कौन कौन आएगी, तो बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप याद रखेंगे। फिजिकल प्रॉपर्टीज में आएगी कलर आएगी,
ऑर्डर आएगा, मेल्टिंग पॉइंट आएगा एंड बॉइलिंग पॉइंट आएंगी एंड डेंसिटी आएगी। ये सब फिजिकल प्रॉपर्टीज है किसका, तो किसी मैटर का। फिर केमिकल प्रॉपर्टीज में क्या आएगा, तो कंपोजिशन आएगा। उसके बाद कंबसिबिलिटी आएगी, रिएक्टिविटी आएगी, एसिड एंड बेस आएगा। ये सब क्या होगा, रिएक्टिविटी विथ एसिड एंड बेस, ये सब केमिकल प्रॉपर्टीज में आएगी। तो ये सब बहुत उतना इम्पोर्टेंट है नहीं, ये आप देख लीजिएगा, बना लीजिए, आगे बढ़ जाइए। मेजरमेंट ऑफ फिजिकल प्रॉपर्टीज डज नॉट रिक्वायर अकरेंस ऑफ केमिकल चेंज। ये केमिकल चेंज को नहीं देख पाती है, ये उसमें रिक्वायर्ड नहीं है केमिकल चेंज। फिजिकल प्रॉपर्टीज के मेजरमेंट में केमिकल चेंज का रिक्वायरमेंट नहीं है, ये लाइन बता रही है। ये पैराग्राफ मोस्ट एंड मोस्ट इम्पोर्टेंट है। यहाँ पे इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट दिया गया है। ये देखिए, ये जो आप देख रहे हैं टेबल 1.1 बेसिक फिजिकल क्वांटिटीज एंड देयर यूनिट, कुछ फिजिकल क्वांटिटी दिया गया है और उसका यूनिट दी गई है। तो ये मोस्ट एंड मोस्ट इम्पोर्टेंट है, आप याद रखेंगे। इसमें दिया गया है इस रो में बेस फिजिकल क्वांटिटी, उसके बाद ये है उसका सिंबल ऑफ क्वांटिटी, फिर नेम ऑफ एसआई यूनिट, एसआई यूनिट का क्या नाम होगा और सिंबल ऑफ एसआई यूनिट। कुछ बेस या बेसिक फिजिकल क्वांटिटी भी समझ सकते हैं, जैसे लेंथ का देखिए, तो लेंथ का सिंबल क्या होगा, लेंथ का सिंबल ये है, पहला लेंथ है, लेंथ का सिंबल देखिए एल है, इसको मीटर का है एसआई यूनिट, और उसका सिंबल होगा सिंबल क्या होगा दोस्त एसआई में, तो एम होगा। उसके बाद देखिए मास, मास के लिए स्मॉल एम से डिनोटेड करेंगे, किलोग्राम इसको कहेंगे, और केजी में से हम लोग क्या करते हैं ऐसा यूनिट होगा, ये भी समझ में आ गया। उसके बाद तीसरा देखिए टाइम, ये फंडामेंटल बेसिक यूनिट होता है, ठीक है। टाइम, टाइम को टी से स्मॉल टी से डिनोटेड करेंगे, इसका एसआई यूनिट में नेम क्या होगा, तो सेकेंड होगा, और इसका सिंबल क्या होगा, तो एस होगा। उसके बाद हम लोग देखेंगे इलेक्ट्रिक करंट, इलेक्ट्रिक करंट को आई से एम्पियर और ए फॉर ए से हम लोग क्या करेंगे डिनोटेड करेंगे, ए इसका सिंबल होगा, ठीक है, एम्पीरियर के लिए। उसका थर्मोडायनेमिक्स टेम्परेचर, इसको कैपिटल टी से डिनोटेड करेंगे, और नेम ऑफ एसआई यूनिट, एसआई यूनिट क्या होगा, इसका केल्विन होगा, और एसआई यूनिट का सिंबल क्या होगा, तो के होगा। उसके बाद क्या है मोल, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस जिसको एन से डिनोटेड करेंगे, इसको मोल भी कह सकते हैं अमाउंट ऑफ सब्सटेंस को, मतलब कितना अमाउंट है सब्सटेंस में, कितना अमाउंट है। उसका एसआई यूनिट का नेम क्या होगा, मोल होगा, और उसका यूनिट क्या होगा दोस्तों, MOL, मोल से हम लोग डिनोटेड करेंगे। फिर नेक्स्ट है ल्यूमिनियस डेंसिटी, ल्यूमिनियस डेंसिटी को LV से डिनोटेड करेंगे, इसका कैंडला होगा, और CD इसका SI यूनिट होता है। तो उम्मीद करते हैं ये टेबल बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको समझ में आ गया होगा। आप NCERT में मार्किंग कर लीजिए और इसको याद कर लीजिएगा, स्टडी टेबल के जस्ट सामने चिपका दीजिएगा, ताकि बार बार इसको देखते रहना है। यहाँ सभी फिजिकल जो क्वांटिटी था उसका डेफिनेशन दिया गया है, जैसे लेंथ का, किलोग्राम का, सेकेंड का, एम्पियर का और केल्विन का। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, तो इसको उतना ध्यानपूर्वक हम लोग नहीं देखेंगे, बस एक बार देखते हुए आगे बढ़ जाइए। उसके बाद ये देखिए मोल का, ये मोस्ट एंड मोस्ट इम्पोर्टेंट है, क्योंकि अक्सर लगभग बहुत जगह फिजिकल में हम लोग इसका यूज करेंगे, आगे भी हम लोग यूज करेंगे। केमिस्ट्री में भी, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में भी हम लोग कुछ फिजिकल टर्म का कैलकुलस वाला पार्ट देखेंगे, तो उसमें हम लोग इसका मोल का यूज करेंगे। 1 Na मतलब एवोगाड्रो नंबर, एक एवोगाड्रो नंबर बराबर होता है 6.022 × 10⁻23। तो ये आप याद रखेंगे, यहाँ आपको फंसाया जा सकता है, 10⁻20 - 23 दे देगा, तो आप उसको नहीं टिक करेंगे क्योंकि वो गलत हो जाएगा। उसके बाद है ल्यूमिनियस इंटेंसिटी, कैंडला उसका क्या होता है, ऐसा मात्रक होता है, ये भी आप देख लेंगे, उसका डिफिनेशन यहाँ पे दी गई है। इस चैप्टर का अभी तक का मोस्ट एंड मोस्ट इम्पोर्टेंट पैराग्राफ, ये वो पैराग्राफ है जिस पैराग्राफ से ये वो टेबल है जिस टेबल का यूज फिजिक्स में भी होगा, कैलकुलेशन में हम लोग करेंगे, केमिस्ट्री में भी करेंगे, मेजरमेंट जब देखेंगे कैलकुलेशन करेंगे तो इसका यूज करेंगे, बायोलॉजी में भी हम लोग सेल का साइज देखेंगे, नैनोमीटर में देखेंगे, पिकोमीटर में भी देख सकते हैं, एंगस्ट्रॉन में भी देखेंगे। तो जहाँ जहाँ मेजरमेंट का यूज होगा लगभग इसका यूज होगी ही। और मैथ में भी सोचिए, केमिस्ट्री के इस पार्ट का यूज मैथ में भी करेंगे, तो बहुत इंपॉर्टेंट है। कैलकुलस वाला जितना भी कैलकुलेशन वाला पार्ट होगा उस सब में इसका यूज होगी। तो प्रीफिक्स
यूज इन एसआई सिस्टम। एसआई सिस्टम कौन कौन प्रोफिक्स का यूज करेंगे? पहला देखिए, यहाँ पे देखिए इस साइड दिया गया है मल्टीपल, उसके बाद ये है प्रोफिक्स और ये है सिंबल। जैसे यहाँ से मैंने याद रखेंगे, ये है डे का, ऊपर बढ़ेंगे -1 1, -1, ये -1 1, ये माइनस, ये उसके बाद 1 2 1 2, ये इसके ऊपर सभी माइनस में, पावर में माइनस, और इसके नीचे पावर में प्लस होगा। ठीक है, बस ये इतना याद रखेंगे। देखिए डे का मतलब 10, DSC मतलब 10⁻⁻1, सेंटी 10⁻⁻2, मिली 10⁻⁻3, माइक्रो 10⁻⁻6, नैनो 10⁻�9। तो इतना बहुत इंपॉर्टेंट है, ये से पूछा जाएगा। उसके बाद गीगा 10⁻⁹। ये सब जो इंपॉर्टेंट लाइन है उसको यहाँ पे हाईलाइटेड कर दिया गया है। मास एंड वेट देखिए, मास निकालेंगे और वेट भी निकालेंगे। तो मास निकालना सीखेंगे, 1 kg इक्वल टू इतना याद रखिएगा 1000 ग्राम होता है, और ये तो आपको आता ही होगा। ये भी पैराग्राफ दोस्त बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको भी आप याद रखेंगे। ये जो यहाँ पे मार्किंग कर दिया गया है, तो एनसीईआरटी में आप भी इसको मार्किंग कर लीजिएगा। 1 लीटर बराबर होता है 1000 ml, या 1000 सेंटीमीटर क्यू इक्वल टू 1 डेसीमीटर क्यू होता है, और इसका अक्सर हम लोग एनसीईआरटी में यूज करेंगे। 1 सेंटी आगे कैलकुलेशन में हम लोग यूज करेंगे, 1 सेंटीमीटर क्यू इक्वल टू 1 ml होता है, और 1 मीटर क्यू इक्वल टू 1000 लीटर, और 1 डेसीमीटर क्यू इक्वल टू 1 लीटर होता है। ये देखिए ब्यू रेट में किस तरह से मापेंगे ml में। सम वॉल्यूम मेजरमेंट डिवाइस, कुछ वॉल्यूम को मेजरमेंट करने वाला डिवाइस है। पीपाइट में वॉल्यूम को कैसे मेजरमेंट करेंगे। उसके बाद है ग्रेडुएटेड सिलेंडर में किस तरह से वॉल्यूम को मेजरमेंट करेंगे, और वॉल्यूमेट्रिक फ्लास्क में किस तरह से यूज करेंगे, उसका बनावट यहाँ पे दिया गया है। और दोस्त वीडियो अच्छा लग रहा है तो लाइक भी कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और कोई प्रॉब्लम है तो कमेंट में बताइए, और खुशी खुशी ऐसे पढ़ते जाइए, और नीट को क्रैक कीजिए, अपना ड्रीम मेडिकल कॉलेज में पहुँचिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर यहाँ देखिए, ये भी पैराग्राफ बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें डेंसिटी, तो डेंसिटी इक्वल टू होता है मास अपन में वॉल्यूम। डेंसिटी इक्वल टू क्या होगा दोस्त? मास अपन में वॉल्यूम होगा। इस बात को आप याद रखेंगे, और ये यहाँ से फिजिक्स में भी सवाल बन सकती है और नीट में भी बन सकती है। फिर उसका एसआई यूनिट देखिए डेंसिटी का, तो एसआई यूनिट ऑफ मास का एसआई यूनिट बटा में एसआई यूनिट ऑफ वॉल्यूम। तो मास का केजी होता है, और वॉल्यूम का भी ये देखिए मीटर क्यू होता है, तो केजी पर मीटर क्यू होगा, केजी पर मीटर क्यू। अब ये इंपॉर्टेंट लाइन है, इस इंपॉर्टेंट लाइन को देखिए, यहाँ पे डिनोटेड किया गया है। इफ डेंसिटी इज मोर, अगर डेंसिटी ज़्यादा होगा, इट मीन्स पार्टिकल इज मोर क्लोजली पैकेड। चलिए इसका एक एग्जांपल समझिए। मान लीजिए आप जिस घर में है, अब मान लीजिए अभी अकेले आप बैठ करके पढ़ रहे हैं, और घर का तो शेप साइज उतना ही है, तो उसका वॉल्यूम तो फिक्स है। अब देखिए उसमें 10 दोस्त को और बुला लीजिए, तो देखिएगा कंजेस्टेड हो जाएगा। फिर 15 दोस्त को बुला लीजिए तो और ज़्यादा कंजेस्टेड हो जाएगा, मतलब और कम उसमें जगह बचेगी। जगह तो उतना ही है, लेकिन लोगों के बीच का दूरी कम जाएगा। फिर 50 दोस्त को ठूस ठूस करके उसमें भर दीजिए। तो इससे क्या पता चला कि जितना ज़्यादा डेंसिटी बढ़ रहा है, उतना ही ज़्यादा क्लोजली पैक हो रहा है, उतना ही ज़्यादा क्या हो रहा है दोस्त? क्लोजली पैक हो रही है। तो उम्मीद करते हैं ये बातें बहुत आसान सा एग्जाम्पल समझ गए होंगे। उसका टेम्परेचर का देखिए, टेम्परेचर मापने का स्केल जो है डिग्री सेल्सियस में भी मापते हैं, फ़ारेनहाइट में भी मापते हैं, और केल्विन में भी मापते हैं। तो ये जो फिगर है, बस ज़्यादा चीज़ याद नहीं रखिए, बस ये फिगर याद रखिए, और ये फार्मूला याद रखिए, और इस फार्मूला से सारा सवाल आपसे बन जाएगा। F इक्वल टू होता है 9/5 डिग्री सेल्सियस, प्लस में 32। इसको जब जोड़ देंगे तो क्या निकल जाएगा? ये कैलकुलेट करेंगे तो फ़ारेनहाइट निकल जाएगी। फिर केल्विन कैसे निकालेंगे? तो डिग्री सेल्सियस में 273.15 मतलब 273 जोड़ देंगे तो क्या आ जाएगी? केल्विन में निकल जाएगा। ये इंपॉर्टेंट लाइन है। डिग्री सेल्सियस दैट इज निगेटिव वैल्यू आर पॉसिबल इन सेल्सियस स्केल में, और केल्विन स्केल नेगेटिव टेम्परेचर इज नॉट पॉसिबल, और केल्विन स्केल में नेगेटिव टेम्परेचर पॉसिबल नहीं है। लेकिन नेगेटिव वैल्यू जो होता है वो सेल्सियस स्केल में पॉसिबल है। जैसे डिग्री सेल्सियस तो माइनस इतना डिग्री सेल्सियस सुने होंगे। जैसे अभी ठंडा का मौसम है, जब दिसंबर, नवंबर, जनवरी, फरवरी, ये सब जो है अपने उत्तर बिहार में बहुत ज़्यादा ठंड
लगती है। जैसे अभी दिसंबर चल रहा है, दिसंबर का लास्ट है, जनवरी आएगी, फरवरी तक ठंडा रहेगा। कहते हैं ना इतना -डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर जा रहा है, इतना आ रहा है, उसे तो माइनस नहीं होता है, लेकिन कहीं कहीं जम्मू कश्मीर आर में जाइएगा तो यहाँ सब ठंडा इलाका है, माइनस में चल जाती है। लेकिन कभी सुने हैं कि -100 डिग्री, -100 केल्विन स्केल? नहीं, टेम्परेचर इतना नहीं होता है। वो ऑलवेज क्या होगा, पॉजिटिव में ही होगा, नेगेटिव में नहीं होगा। तो इसी बात को यहाँ पे दिया गया है, इसको आप याद रखेंगे। ये पैराग्राफ एज सच उतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है। अनसर्टेन इन मेजरमेंट, मेजरमेंट में अनसर्टेन देखेंगे। जैसे थर्मोमीटर यूजिंग डिफरेंट टेम्परेचर स्केल, थर्मोमीटर में डिफरेंट टेम्परेचर स्केल, जैसे केल्विन में देखते हैं, फिर सेल्सियस मोस्ट एंड मोस्ट हम लोग जनरली यूज करते हैं, और फॉरेनहाइट में भी देखेंगे। तो देखिए यहाँ पे 212 फॉरेनहाइट बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर, वाटर का बॉइलिंग पॉइंट कितना होगा फॉरेनहाइट में, तो 212 होगा। उसके बाद केल्विन में कितना, ये सेल्सियस में कितना होगा, तो 100 डिग्री सेल्सियस पे ये क्या होगा, बॉयल हो जाएगी। और केल्विन में कितना होगा, तो 373, ये क्या है 373 केल्विन हो जाएगा। तो याद रखेंगे बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर, वाटर का बॉइलिंग पॉइंट फॉरेनहाइट में कितना होगा, 212 डिग्री फॉरेनहाइट, सेल्सियस में कितना होगा 100 डिग्री सेल्सियस, और केल्विन में कितना होगा, तो 373 केल्विन हो जाएगी। उसके बाद ह्यूमन बॉडी टेम्परेचर, ह्यूमन बॉडी का टेम्परेचर फॉरेनहाइट में मापते हैं, तो कितना फॉरेनहाइट, 98.6 फॉरेनहाइट होगा। जबकि सेल्सियस में कितना होती है बताइए, तो 37 डिग्री सेल्सियस होता है, और केल्विन में 310 डिग्री सेल्सियस होता है। रूम का टेम्परेचर मतलब जिस रूम में हम लोग रह रहे हैं वो सामान्यतः फॉरेनहाइट में कितना होगा। देखिए कितना जटिल सवाल बन सकता है, इसको हम लोग ध्यान ही नहीं देते हैं। फॉरेनहाइट में कितना होगा, तो उस रूम का टेम्परेचर तो 77 डिग्री फॉरेनहाइट होगा, ठीक है। टेम्परेचर में 25 डिग्री सेल्सियस होगा, और केल्विन में कितना होगा, तो 298 केल्विन होगा। तो ये देखिए बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, ये सब लाइन, सभी लाइन जो है आपको याद रखना है। बॉइलिंग पॉइंट वाटर का, ह्यूमन बॉडी का टेम्परेचर, रूम टेम्परेचर देख लिए, सभी में हम लोग तुलनात्मक अध्ययन करते हैं। उसके बाद फ्रीजिंग पॉइंट देखते हैं, तो फॉरेनहाइट में फ्रीजिंग पॉइंट कितना होगा, तो 32 डिग्री, ठीक है, 32 फॉरेनहाइट होगा। उसके बाद क्या है इसमें, तो 0 डिग्री सेल्सियस पे क्या होता है, ये वाटर का फ्रीजिंग होने लगती है, और यहाँ पे होगा 273.15 केल्विन केल्विन में। तो ये तीनों का तुलनात्मक अध्ययन हम लोग देख लिए। उम्मीद करते हैं ये सारा पॉइंट आपको समझ में आ रहा होगा। फिर हम लोग आगे बढ़ जाते हैं, साइंटिफिक नोटेशन, इसको हम लोग आगे देख लेते हैं। देखिए ये सब एग्जाम्पल दिया गया है, एज सच उतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है नहीं। यहाँ पे देखिए दोस्त, मल्टीप्लीकेशंस एंड डिवीजन, मल्टीप्लीकेशन एंड डिवीजन हम लोग देखेंगे। मल्टीप्लाई यहाँ पे किया गया, जैसे 5.6 है, एक है 5.6 इंटू 10⁵, उसको गुना करेंगे 6.9 इंटू 10⁸ से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो किस तरह से इसको पॉइंट वाला को एक साथ गुना कर लेंगे और पावर आपस में जुड़ जाएगी। पावर आपस में क्या होगा, जुड़ जाएगा। ये क्लास 7, 8, 9, 10th के फिजिक्स में हम लोग फिजिक्स में भी पढ़े हैं और साथ ही साथ मैथ में भी पढ़े हैं। उसके बाद ये देखिए, ये भी क्या है, दूसरा एग्जाम्पल दिया गया है यहाँ पे 9.8 इंटू 10⁻² इंटू में 2.5 इंटू 10⁻⁻6। तो इस दशमलव वाला को आपस में गुना कर दिया गया और ये जो पावर है वो, ये पावर जो है वो आपस में जुड़ जाती है। तो -6 -2 प्लस -6 तो कैलकुलेट करके क्या आएगी, 2.450 इंटू 10⁻⁻7 आएगा। और ये कैसे आएगा ये भी आप देख लिए होंगे, जानते ही होंगे। तीसरा एग्जाम्पल देख लीजिए, ये तीसरा एग्जाम्पल डिवीजन वाला दिया गया है। साइंटिफिक से यहाँ पर नोटेशन भी किया गया, 2.7 इंटू 10⁻³ बट्टा में 5.5 गुना 10⁴। तो इस दोनों को पहले डिवाइड कर देंगे, दशमलव वाला को एक साथ डिवाइड कर दिए और ये जो होगा आपस में जाके घट जाएगी, पावर जो है ऊपर जाएगी तो माइनस हो जाएगा, ये माइनस हो गई। साइंटिफिक नोटेशन यहाँ पे कर दिया गया है। तो ये दोनों एग्जाम्पल देखिए मल्टीप्लिकेशन का, और ये एग्जाम्पल आप देखें डिवीजन का देख लिए।
इस पैराग्राफ में देखेंगे हम लोग एडिशन एंड सब्सट्रैक्शन के बारे में, ठीक है। देखिए दो एग्जांपल दिए गए हैं, बोला इस दोनों को क्या कर दीजिए, आपस में ऐड कर दीजिए। तो इस दोनों को आपस में कैसे ऐड किए, ये दोनों को आपस में हम लोग ऐड करेंगे। पहले तो दशमलव वाला को आपस में ऐड कर दीजिए और गुना कर दीजिए। देखिए पावर में है तो 10 के पावर, इसको पहले एक दूसरे के रूप में चेंज कर लीजिए, इसको एक दूसरे के रूप में चेंज कर लेना, पावर को सेम कर देंगे, पावर को सेम कर दिए, पावर को सेम कर दिए, अब दोनों को कॉमन निकालिए, दोनों को इस दोनों को आपस में जोड़ देंगे, फिर पावर से गुना कर देंगे। उसके बाद क्या है, यह सब्सट्रैक्शन वाला का एग्जाम्पल। किसका एग्जाम्पल दोस्त, सब्सट्रैक्शन वाला का। 2.5 इंटू 10⁻² को घटाना किसमें, तो 4.5 इंटू 10⁻³ से घटा देना है, तो क्या मिलेगा 2.02 इंटू 10⁻², ये निकल जाएगी। उसका सिग्निफिकेंट फिगर के बारे में हम लोग देखेंगे, क्योंकि यहाँ से नीट में सवाल पूछा जा सकता है और फिजिक्स में भी ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है। इस पैराग्राफ में हम लोग डिटेल से स्टडी करेंगे सिग्निफिकेंट फिगर के बारे में, तो ठीक है। चलिए एक एक करके देखते हैं सिग्निफिकेंट फिगर का क्या रूल दिया गया है। ऑल नॉन जीरो डिजिट आर सिग्निफिकेंट, जितने भी नॉन जीरो डिजिट होगा वो सारे सिग्निफिकेंट होगा। इसका एग्जाम्पल भी यहाँ पर दिया गया, जैसे 285 में कितना सिग्निफिकेंट फिगर होगा, तो नॉन जीरो का मतलब समझ लीजिए, जो जीरो नहीं होगा, मतलब 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, मतलब ये सब जो है नॉन जीरो डिजिट है। आज जीरो का मतलब समझ रहे, जीरो शून्य है, उसको जीरो कहेंगे, ये समझ में आ गया। तो इसमें कितना सिग्निफिकेंट फिगर होगा, तो 285 में 3 सिग्निफिकेंट, क्योंकि इसमें एक को जीरो है नहीं। उसके बाद है दीज आर 3 सिग्निफिकेंट फिगर और 0.25 ml देयर आर 2 सिग्निफिकेंट, और 0.25 जो है उसमें 2 सिग्निफिकेंट, मतलब दशमलव के बाद जितने भी नॉन जीरो डिजिट होगा वो सिग्निफिकेंट में आ जाएगी। अगला दूसरा रूल देखिए, पहला रूल समझ में आ गया, दूसरा रूल, जीरो प्रीसीडिंग टू फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट आर नॉट सिग्निफिकेंट। देखिए पहले सिग्निफिकेंट नॉन जीरो डिजिट के पहले, देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है, जीरो जो होगा वो फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट इसमें 3 है, उसके पहले जो जीरो होगा वो सिग्निफिकेंट में नहीं आएगी। सच जीरो इंडिकेट द पोजीशन ऑफ डेसिमल पॉइंट, ये जो जीरो है इंडिकेट क्या करेगी, तो डेसिमल पॉइंट का पोजीशन को इंडिकेट करेगी। 10 0.03 हैज़ 1 सिग्निफिकेंट फिगर एंड 0.0052 हैज़ 2 सिग्निफिकेंट। सिंपल समझिए, दशमलव के बाद जितना भी जीरो आएगा नॉन जीरो डिजिट से पहले, वो सारा क्या होगा, सिग्निफिकेंट में काउंट नहीं होगी। जैसे यहाँ पर 0.03 है ना, तो सिर्फ एक ही ये नॉन जीरो डिजिट है, तो इसी को सिग्निफिकेंट कहा गया। उम्मीद करते हैं ये समझ में आ गया। उसके बाद यहाँ देखिए 0.0025 है, ठीक है, तो इसमें 2 सिग्निफिकेंट है, एक 5 और एक 2, तो 2 हुआ, ठीक है। उसका तीसरा रूल देखिए, 0 बिटवीन 2 नॉन जीरो डिजिट। अरे भाई सिंपल समझो ना, नॉन जीरो डिजिट होगा ना तो सारा क्या हो जाएगी, बोलिए सिग्निफिकेंट होगा। अगर दशमलव से पहले नॉन जीरो डिजिट से पहले, नॉन जीरो डिजिट के बाद, नॉन जीरो डिजिट है, इसके बाद दशमलव होगा, और उस दशमलव के बाद जितना भी जीरो होगी वो सिग्निफिकेंट में काउंट नहीं होगी। अच्छा दशमलव के बाद और नॉन जीरो डिजिट, यहाँ पर नॉन जीरो डिजिट कितना है, 3 है, उससे पहले देखिए दशमलव के बाद, यहाँ पे दशमलव है, ये दशमलव है ना, दशमलव के बाद और नॉन जीरो डिजिट से पहले जितने भी जीरो होगा वो सिग्निफिकेंट में काउंट नहीं होगी। यहाँ पे क्या है, 1 जीरो है तो सिग्निफिकेंट में काउंट नहीं हुआ, यहाँ पे 2 जीरो है तो वो भी सिग्निफिकेंट में काउंट नहीं होगा। उम्मीद करते हैं एग्जाम्पल से समझ में आ रहा होगा। तीसरा रूल देखिए, 0 बिटवीन 2 नॉन जीरो डिजिट, जीरो अगर 2 नॉन जीरो डिजिट के, नॉन जीरो डिजिट इसमें कौन है, ये एग्जाम्पल देखिए, तो ये एग्जाम्पल जो देख रहे हैं इस एग्जाम्पल में 2.005 है नहीं, तो नॉन जीरो डिजिट कौन है, तो एक है 2 और एक है 5, इसके बीच में जितने भी जीरो है वो सारा क्या होगा, सिग्निफिकेंट फिगर होगा। तो 1 2 3 4, 2 जीरो, 2 सिग्निफिकेंट फिगर, एक 2 और एक 5, तो टोटल 2 और 2 4 सिग्निफिकेंट फिगर होगा। उम्मीद करते हैं ये एग्जाम्पल से समझ में आ गया होगा। 4 नंबर देखिए, 0 एट द इंड और राइट ऑफ द नंबर, 0 अगर क्या होगा, इंड में होगा, इंड में होगी 0, तो 0 क्या है, इंड में है या राइट में है,
नॉन जीरो डिजिट के राइट में होगा तो सारे सिग्निफिकेंट फिगर का एग्जाम्पल होगा। जैसे देखिए एक एग्जाम्पल तो देखिए 0 पॉइंट, अब देखिए 0.4500, इसमें कितना सिग्निफिकेंट फिगर होगा तो बोलेंगे टोटल 5। ये देखिए इस दशमलव को आप याद रखेंगे, ये दशमलव है, ठीक है, इसको दशमलव कर दिए तो यहाँ पे कितना सिग्निफिकेंट फिगर होगा, बोलेंगे 4 सिग्निफिकेंट फिगर होगा। उम्मीद करते हैं ये पॉइंट समझ में आ गया होगा। उसके बाद अगला एग्जाम्पल देखिए, यहाँ 0.890 कर देंगे, कितना 4 कर दिए, चलिए इतना कर दिए। अब बोला जाएगा कितना सिग्निफिकेंट फिगर बोलिए, तो 0 के बाद कितना डिजिट देख लिए, 1 2 3 4 5, तो टोटल इसमें 5 क्या होगा, सिग्निफिकेंट फिगर होगी। उम्मीद करते हैं ये बातें आपको समझ में आ गया होगा। कुछ महत्वपूर्ण एग्जाम्पल यहाँ दिया गया है, इसको आप याद रखेंगे क्योंकि यहाँ से आपको सवाल बनाया जा सकता है और फंसाया भी जा सकता है। देखिए 100 जो होगा उसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर, तो 1 सिग्निफिकेंट फिगर। फिर 100 दशमलव, तो इसमें कितने सिग्निफिकेंट, दशमलव के से पहले और नॉन जीरो डिजिट इसमें 1 है, उसके बाद जितने भी जीरो होगा वो सभी सिग्निफिकेंट में आएगी। तो कितना है टोटल, देखिए 1 है, 1 2 3, तो 3 सिग्निफिकेंट, ऐसे आपका मतलब सिग्निफिकेंट फिगर। उसके बाद देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है, दशमलव के बाद 1 जीरो और दशमलव के पहले नॉन जीरो डिजिट के बाद जितने जीरो होगा और दशमलव के बाद भी जितने जीरो होगा वो सारा का सारा किस में आएगी, काउंट होगा, तो सिग्निफिकेंट फिगर में होगा। तो यहाँ पे 1 2 3 और 4, टोटल 4 सिग्निफिकेंट फिगर दिया गया है। उम्मीद करते हैं सिग्निफिकेंट फिगर आपको समझ में आ गया है। यही एग्जाम्पल यहाँ पे दी गई थी, उसी को यहाँ पे रख दिया गया है, ठीक है। इस पैराग्राफ में कुछ खास इंपॉर्टेंट चीज़ नहीं दिया गया है, जो भी इंपॉर्टेंट है उसको एनसीईआरटी में मार्किंग कर दिया गया है, उसको आप एक बार देख लीजिएगा। इसमें प्रेसीजन और एक्यूरेसी भी एक टर्म दिया गया है, बस उसको माइंड में रखिएगा, यहाँ से नीट में सवाल पूछने वाला नहीं है। ये पैराग्राफ बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और यहाँ से नीट में फिजिक्स के पेपर में भी और केमिस्ट्री के भी पेपर में सवाल पूछा जा सकता है, तो बहुत इम्पोर्टेंट, ध्यान रखिएगा। टॉपिक का नाम है एडिशन एंड सब्सट्रैक्शन ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर लोवेस्ट डेसिमल। देखिए इसके लिए पहले हम लोग एक स्केल ले लेते हैं, मान लीजिए ये स्केल है, ठीक है, और ये जो पॉइंट है ये पॉइंट है, मान लीजिए ओरिजिन पॉइंट है, इधर हम लोग लिखते जाएंगे 1 2 3 4 और मान लीजिए ये 5 है, ये 6, फिर है यहाँ पे 7, फिर यहाँ पे 8, फिर है यहाँ पे 9 और फिर यहाँ पे ये 9 है, ये कितना है दोस्त, इसको 9 पढ़ेंगे और यहाँ पे मान लीजिए 10 है, ठीक है। ये स्केल आप याद रखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये देखिए ये मान लीजिए एक स्केल है, यहाँ पे ओरिजिन मान लीजिए मिड पॉइंट 5 है। अब इसके आसपास जो होगा मान लीजिए 4 होगा, 4 दशमलव कुछ होगा तो उसको 5 लिखेंगे। और ये मान लीजिए ये पॉइंट और ये पॉइंट 8 ले लीजिए, इसके पहले जितना होगा उसको 5 लिखेंगे, इसके बाद जितना होगा उसको 10 की ओर ले जाएंगे, मतलब राउंडिंग ऑफ करेंगे। 3 के बाद जितना होगा वो किसकी ओर चल जाएगा, तो 3 के बाद जितना होगा वो 5 की ओर चल जाएगा और 8 से पहले जितना होगा वो 5 की ओर चलाएगा। उसके बाद जो होगा उसमें एक ऐड अप कर देंगे। यही यहाँ पे एग्जांपल दिया गया है, बोला गया है 12.11 को जोड़िए, फिर 18.0 को जोड़िए और 1.02 को जोड़िए। सबको जब जोड़िएगा दोस्त तो आएगा 31.122 आएगा। और इसको राउंडिंग ऑफ किए, देखिए ना 5 से कम है ना 2, तो किसको, इसको एक के पास ला दिए। अगर 5 से ज़्यादा, जैसे 5 से ज़्यादा इसमें देखिए 6 है, 6 के आसपास, मतलब 86 है, मतलब ये 100 के आसपास पहुंचने वाला है। 86 का मतलब सब कितने, 100 के आसपास, तो उसमें एक ऐड अप कर दिए, 3 में 1 जोड़ दिए, 9 आ गया। यहाँ देखिए ये 4 है, ये कितने दोस्त, 4 है, मतलब इस 5 के आसपास है, इसमें कहीं कम भी कर देंगे, इसके आप 3 के आसपास है ना, 3 के आसपास, तो इसमें एक पॉइंट को हटा दिए। यहाँ 5 है एक्यूरेट, तो इसमें से एक को हम लोग क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। तो यही सब एग्जाम्पल दिया गया है, यहाँ पे आप याद रखेंगे। ये दोनों को जब गुना किया गया था 3.152 आया, ठीक है, 3.12 और 5 आया, ठीक है। ये देखिए ना एग्जाम्पल 2.5 × 1.25,
को जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 3.125 आएगा। इसको राउंडिंग ऑफ करके 3.1 लिख दिए। तो यही सब एग्जाम्पल दिया गया है, इसको आप याद रखेंगे। ये आप जानते ही होंगे, अभी तो रिवीजन करें, ज़्यादा डिटेल से क्या ही बताएं, क्योंकि डिटेल क्लास में इसको आप पढ़े होंगे। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट पैराग्राफ है, डायमेंशनल एनालिसिस। डायमेंशनल हम लोग एनालिसिस करेंगे। इसमें बस इतना चीज़ आप याद रखिएगा 1 इंच, ये जो पॉइंट है, ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। 1 इंच बराबर 2.54 सेंटीमीटर होता है। 1 इंच बराबर कितने होगा, तो 2.54 सेंटीमीटर होगा। अब यहाँ पे जो दिया गया है देखिए, 1 इंच में 2.54 सेंटीमीटर होगा। अब हम लोग क्या करेंगे, इक्विवेलेंट 1 इंच बट्टा 2.54 सेंटीमीटर इक्वल टू 1, या 2.54 सेंटीमीटर बट्टा 1 इंच होगा। ठीक है, तो इसको इस तरह से रोटेटेड कर दिया गया है, और इससे रिलेटेड जो भी सवाल होगा आप बना लीजिएगा। जैसे इंच को सेंटीमीटर में चेंज करना है, सेंटीमीटर को इंच में चेंज करना है, तो आप मल्टीप्लाई और डिवाइड करके बनाते जाइएगा। एनसीईआरटी के इस पैराग्राफ में 2 प्यारा सा एग्जाम्पल दिया गया है। पहला एग्जाम्पल में ये फार्मूला का यूज होगा, ये सब का, और दूसरा एग्जाम्पल में इसका यूज होगा। देखिए 1 मीटर क्यूब इक्वल टू 1000 ml होगा, 1 सेंटीमीटर क्यूब इक्वल टू 1 ml होगा, और 1 डेसीमीटर क्यूब इक्वल टू 1 लीटर होगा। अब देखिए इस पर एग्जाम्पल देखिए, अ जग कंटेन 2 लीटर ऑफ मिल्क, मतलब एक जग में 2 लीटर दूध को रखती है। कैलकुलेट द वॉल्यूम ऑफ द मिल्क इन मीटर क्यूब। कैलकुलेट कीजिए किसका, तो वॉल्यूम किसका, कैलकुलेट द वॉल्यूम ऑफ द मिल्क। मिल्क का वॉल्यूम क्या कीजिए, मीटर क्यूब में कैलकुलेट कीजिए। यहाँ पे कैलकुलेट किया गया है 1 लीटर बराबर 1000 सेंटीमीटर क्यूब होगा, 1 मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर। तो इसको एक दूसरे में एक्सचेंज करके और मैनली 2 लीटर बराबर कितने निकाल दिया गया है, तो 2 गुना 1000 सेंटीमीटर। देख रहे हैं ना, बस मीटर को सेंटीमीटर में, सेंटीमीटर को मीटर में और डेसीमीटर को लीटर में, ये सब में चेंज करते जाना है। उसके बाद अगला देखिए, एक दिन में 86,400 सेकेंड होता है। अब इसको बोला क्या, हाउ मेनी सेकेंड इन देयर आर 2 डे। एक दिन में जब इतना होगा तो उसको 2 से गुना कर देंगे। इसको कितने से गुना कर देंगे दोस्त, 2 से गुना कर देंगे। बस आप ये याद रखिएगा, बहुत आसान है, एक एक नियम का पालन करते हुए सवाल भी बन जाएगा। तो उम्मीद करते हैं दोस्त आज की क्लास में जो भी एनसीईआरटी का लाइन बताया गया है ये समझ में आ गया होगा। ये दोनों एग्जाम्पल को आप समझ लीजिएगा। कोई भी प्रॉब्लम होगा तो कमेंट में बताइएगा, और वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और नेक्स्ट वीडियो का इंतजार कीजिए, ताकि दूसरा पार्ट में इस चैप्टर को कवर्ड करवा दिया जाएगा। और दूसरा पार्ट बहुत इंपॉर्टेंट होगा, क्योंकि वहाँ से डायरेक्ट नीट में सवाल पूछा जाएगा। धन्यवाद दोस्तों।